बार निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और देश भर में चूंकि दशहरे की धूम है तो इसी त्योहार की शुभकामनाओं के साथ करते हैं आपका स्वागत, क्योंकि आज इस त्योहार के ही अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी तो साथ ही इस बात को भी सामने रखा कि विजयदशमी के अवसर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज जो संबोधन दिया है उस संबोधन को सबको सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। और ये वो संबोधन है जिसमें हम चूंकि दशहरे पर ये बात करते हैं कि सत्य की असत्य पर जीत है ये, लेकिन इसी के साथ अपने अंदर के रावण को मारने की भी बात की जाती है। तो कैसे होगा ये संभव? कैसा होना चाहिए व्यक्ति का चरित्र जिससे होता है समाज का और देश का चरित्र का निर्माण? तमाम इन बिंदुओं को जब सामने रखा मोहन भागवत ने तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे देश के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकते हैं। करेंगे आज मोहन भागवत के संबोधन पर ही चर्चा भी, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरे की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। मारा तीर, धू धू कर जला रावण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा। आरएसएस सरसंघ चालक का सामाजिक सौहार्द और सद्भावना पर बल। विजयदशमी संबोधन में कोलकाता कांड को बताया शर्मनाक। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने जताई गंभीर चिंता। पूजा स्थलों को अपवित्र करने को बताया सुनियोजित सिलसिला। हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल। विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा, आतंकियों का समर्थन करने वाले नहीं दे उपदेश। विभाजनकारी राजनीति छोड़ सकारात्मक सियासत करने की दी सलाह। सत्रह अक्टूबर को लगातार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी भाजपा सरकार। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल और राज्य प्रभारी के साथ अहम बैठक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं दशहरे की ही खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के किरदार निभा रहे कलाकारों की तिलक आरती की, साथ ही उन पर पुष्प न्यौछावर किए। विजयादशमी उत्सव में बुराई पर अच्छाई के विजय के संदेश के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। तो आज देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया गया और शाम को सभी जगह रावण का पुतला जलाया गया और इसी के साथ इसे विजयादशमी कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे राक्षस होते हैं जिन पर रावण के प्रकार के राक्षस, जो सांकेतिक रूप से इन पुतलों को जब जलाया जाता है तो इस तथ्य को इसके माध्यम से रेखांकित किया जाता है कि बुराई के राक्षस को मारा जाना आवश्यक है। और दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की रावण पर विजय के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है ये त्योहार। और इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है शस्त्र पूजा। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज रक्षा मंत्री ने भी शस्त्र पूजा की, तो बहुत से अन्य भी अन्य नेता लोग भी हैं जिन्होंने शस्त्र पूजा कर विजयादशमी का त्योहार मनाया।
दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की रावण पर विजय के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है ये त्योहार। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है शस्त्र पूजन। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। यह समारोह देश की सुरक्षा में हथियार प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, तोपखाने और संचार प्रणालियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सशस्त्र बलों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शस्त्र पूजा एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आवश्यकता हुई तो हथियारों, उपकरणों का पूरी ताकत से उपयोग किया जाएगा। भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष के कारण आक्रमण नहीं किया है। हम तभी लड़ते हैं जब कोई हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान करता है। हम इस विरासत को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। हम इस अनमोल विरासत को आगे भी बरकरार रखेंगे, पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शुभ दिन पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 2236 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल शामिल हैं जो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में भी विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में शस्त्र पूजा की। शक्ति और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाने वाला शस्त्र पूजा का अनुष्ठान दशहरे की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विजयदशमी का त्योहार जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्य के 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है और इस अवसर पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया तो देश और व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ साथ देश के सामने उपस्थित कई चुनौतियों का भी जिक्र किया और किस तरीके से उनसे पार पाने के लिए हमें सबको एकजुट होकर काम करना होगा, इस तथ्य को भी रेखांकित किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत का विजयदशमी पर संबोधन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने के संदेश पर आधारित रहा। भागवत ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों का साथ सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अलग अलग समूहों की पहचान में बंधकर महापुरुषों तक का बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक सौहार्द और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को पहली शर्त बताया। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलकर मनाएं। सरसंघ चालक ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए
कोलकाता रेप मर्डर कांड पर भी चर्चा की। इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपराधियों और सत्ता की साठगांठ को कसूरवार करार दिया। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता की गूंज भी मोहन भागवत के संबोधन में सुनाई दी। भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। इस अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में सहसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए ये संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। और सरसंघ चालक मोहन भागवत के संबोधन से ही जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है एकजुट समाज का मंत्र, सद्भाव व समरसता। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर रतन शारदा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, आज बहुत ही विस्तृत, बहुत ही व्यापक था विजयादशमी का मोहन भागवत जी का संबोधन। क्या एक बड़ा संदेश आपको लगता है, क्योंकि हमने अपने विशेष में इस बात को सामने रखा है कि राष्ट्र चरित्र और व्यक्ति का चरित्र जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम ये जो सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं ये संभव हो पाता है। आपके हिसाब से आप कैसे आंकते हैं, क्या बड़ा संदेश जो मोहन भागवत आज इस मंच से देना चाहते हैं देश को? बिल्कुल ममता जी, आज का संदेश पिछले विजयदशमी संदेश से थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों को कैसे मुकाबला करें, पहले भाषणों में उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इस बार एक बड़ी बात जो सामने रखा है, जैसे आपने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग, समाज में कैरेक्टर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वो व्यक्ति से लेकर समाज तक वो केवल सीमित नहीं है। क्योंकि बात साहब आज सामने जो भी परिस्थिति देश में, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, तेजी से आर्थिक दृष्टि में आप देखेंगे देश उबल के आ रहा है, उसी समय इस भारत की जो प्रगति है इसको लेकर ऐसे शक्तियां हैं, देश के अंदर भी है, देश के बाहर भी है, ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं किस तरह देश पे एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी फैला जाए, ताकि भारत का जो प्रगति है वो किस तरह उसमें रुकावट आए। तो इसीलिए हमें सतर्क होना है। उस सतर्कता कैसी होनी चाहिए, वो सतर्कता, अगर हम सतर्क रहना है तो हमें सामने एक चीज रखना चाहिए, क्या है, एकता की ओर हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए। यूनिटी, जो बार बार जो हिंदू समाज की, हिंदुओं की, क्योंकि हमारा भारत समाज का मतलब, भारत समाज में बहुत बड़ा ये हिंदू समाज है जी। अगर हिंदू समाज जाति आधार पर, भाषा के आधार पर बटे रहे तो इन ताकतों के लिए और सुविधा ज्यादा हो जाता है, ये फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए। तो इसीलिए आज उनकी तरफ से एक जो आह्वान है कि हिंदू समाज को एक होनी चाहिए, और ये दायित्व बनता है कि दलित, जो वंचित, जो आदिवासी, इनकी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको मिलकर हमें सॉल्व करना चाहिए। जी, तो इसीलिए आज उनका आह्वान एक प्रकार से, जैसे कहा कि
महर्षि वाल्मीकि जो जयंती है, जी। ये केवल हम क्यों माने कि केवल दलित समाज का ये जयंती है? कतई नहीं। महर्षि वाल्मीकि तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा के ये है। तो इस तरह उन्होंने उदाहरण देके ये कहा उन्होंने कि कई देखिए, महान शख्सियतों के उदाहरण सामने रखे हैं और उनके योगदान को भी सामने रखते हुए इस बात को रेखांकित किया कि किस तरीके से इन शख्सियतों से सीखने की प्रेरणा लेते रहने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर रतन शारदा भी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शारदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शारदा, आज जो तमाम बातें सामने रखी गई मोहन भागवत की ओर से, उसमें उन्होंने एक बात सामने रखी कि देश के खिलाफ एक योजनाबद्ध षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की विविधता को मतभेद में बदलने का प्रयास हो रहा है। किसकी ओर संकेत था मोहन भागवत का, क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर आप देखें तो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, ये प्रयत्न हो रहा है कि जो फॉल्ट लाइन्स जिसको हम कहते हैं, फॉल्ट लाइन्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। कि एक्सप्लॉइट करने का कारण है कि राजनीति इसका मुख्य कारण है, या न्यू लेफ्ट और नक्सल्स का कारण है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि हमारी एकता विविध रूप से प्रकट होती है और हम सब वास्तव में सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं, हमारे एक्सप्रेशन अलग अलग है। अंत में हमारी जो भूमि है, हमारे जो विचार है, संस्कार है, वो सभी के कॉमन है। हमारे त्यौहार कॉमन है, हमारे रिवाज कॉमन है। हर परिस्थिति का थोड़ा थोड़ा बदलता है, पर लेकिन हमारी आत्मा भारत की एक है। ये हम बार बार हर तरह के प्रयोग में देखते हैं। यहाँ जो चल रहा है वो जो अंग्रेज छोड़कर गए, कि जो आपकी विविधता है उसको आप उसको अलग प्रकार से उसको मानते हैं कि ये अंतर है हमारे में, और हर अंतर को एक्सप्लॉइट करके जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, जैसे कर्नाटक में प्रयत्न हुआ कि पंथ को अलग अलग, एक पंथ को धर्म से अलग घोषित किया जाए, या प्रयत्न होता है कि आप आदिवासी आपसे अलग है, कोई मूल निवासी है कोई अलग है, कोई नॉर्थ ईस्ट हमारे से अलग है, ट्राइबल हमसे अलग है। बार बार जो प्रयत्न होते हैं ये भारत को तोड़ने का प्रयत्न है। आपको पता नहीं होगा कि ये वनवासी क्षेत्र के अंदर हमारे भगवान उनके भगवान से बाकी जीवन जो शहरों में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग, उससे अलग हमारे भगवान है, ये नहीं है। लेकिन इस प्रकार का प्रयत्न करना, ट्राइबल बेल्ट के अंदर आपको पता है कि ये पत्थर घड़ी का एक शुरू किया था उन्होंने, जो कि वास्तव में हमारे रीति रिवाज है, उनको हमारे विरुद्ध उपयोग करके समाज को छोटे टुकड़ों में बांटना। क्योंकि ऐसे लोग जब मानते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, सारा झगड़ा जो 1947 से चल रहा है यह है कि हम एक राष्ट्र हैं या नहीं है। तो 1947 में जिन्होंने कहा कि इसके पहले भारत एक था ही नहीं, अंग्रेज, नेहरू और गांधी जी के कारण ही भारत राष्ट्र बना, उसके विरुद्ध हम कहते हैं कि 10,000 साल से राष्ट्र एक ही है। सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र है, उसके एक्सप्रेशन अलग हुए होंगे, राजा समय पे बदले होंगे, लेकिन सबकी श्रद्धा एक ही थी। उन्होंने जब युद्ध भी किया, कभी एक दूसरे का प्रजा का कभी नुकसान नहीं किया, किसानों का नुकसान नहीं किया। आपको पता है कि यहाँ लड़ाई चलती थी, वहाँ खेती बाड़ी चलती थी, उनको पता था कि हम सुरक्षित है, राजा आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये तो सारे अलग ही हैं, मल्टी रेशियल है, मल्टी कंट्री है, इनको तो इकट्ठा करके देश बनाया गया। जब कम्युनिस्ट ने कहा 1942 में कि हमारा जो भारत है एक नहीं है, 16 राष्ट्रों का समूह है, अंग्रेजों को उन्होंने प्रार्थना की 16 समूह में बांटा जाए। उसी को राहुल गांधी ने नए शब्द में कहा कि वी आर नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट, वी आर फेडरेशन, वी आर फेडरेशन बिल्ड टुगेदर लाइक इन यूएसए। जबकि यूएसए के अंदर और हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ आक्रांता गए, लोकल लोगों को समाप्त किया, मार दिया, हम सब यहीं के हैं। आज साइंटिफिक एविडेंस आने के बावजूद हमको बार बार बताया जाते हैं हम अलग हैं। कैसे अलग हैं? दक्षिण के राज्य आपस में अलग, दक्षिण के उत्तर से अलग। ये जो भेद करने का प्रयत्न है, और लेफ्ट वाले भी कर रहे हैं और तथाकथित सेक्युलर और सो कॉल्ड लिबरल भी कर रहे हैं, उनकी ओर इशारा था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे अंत में सब हम एक हैं, और एक है तो हमको एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। जो श्री जी ने कहा सबसे बड़ी बात कि आप केवल कहिए नहीं कि वनवासी हमारे हैं, दलित हमारे हैं, आप उनसे व्यवहार ऐसा करिए कि उनको लगे आपके साथ ही हैं, उनके साथ संबंध बनाइए, आसपास संबंध यानी बनाइए। वही जो हम बात करते हैं कि सामाजिक समरसता का एक संदेश जो हम एकजुट होकर ही हासिल कर सकते हैं। किताबों से नहीं होता। देखिए, जाति तोड़ो आंदोलन बहुत चले, अंत में जाति तोड़ो आंदोलन ने नए नए जातियां खड़ी कर दी। संघ बोलता नहीं, लेकिन संघ ने प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर जातियों के बारे में कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया, जाति पूछी नहीं, और संघ के हर कार्यक्रम में कौन किस जाति का इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा खेलते हैं। ये जो संस्कारों द्वारा लोगों को इकट्ठा लाने का काम है, यही समाज को करना पड़ेगा कि आपको हर तरह के अपने हर जात प्रांत के लोगों को इकट्ठा लाइए, बैठिए, उनके कार्यक्रमों में जाए, उनको बुलाइए। जो मोहन जी ने कहा कि हमने अपने महापुरुष भी राष्ट्र पुरुषों को जाति पुरुष बना दिया।
डॉक्टर अंबेडकर अलग जाति के बन गए महापुरुष, शिवाजी हिंदू राष्ट्र के न होकर मराठा बन गए, राणा प्रताप राजस्थान के हो गए, गुरु गोविंद सिंह पंजाब के खालसा के हो गए। ये जो एक प्रकार से महान विभूतियों को जो राष्ट्र की सोचते थे, उनको हमने छोटी छोटी जातियां छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांट दिया। वो नहीं चलेगा, तभी समरसता आएगी। यानी जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाना जरूरी है। लेकिन शेखर जी, जब हम बात करते हैं एकजुटता की, तो एक बात जो पूरे संबोधन में कई मोर्चों, कई बिंदुओं के जरिए सामने आई, वो पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात थी। यानी कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता रूप से सामने रख रहे थे मोहन भागवत कि अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हम भारतीयता को आगे बढ़ा पाएंगे अगर हम अपनी संस्कृति को भी समेट पाएंगे, जो पारिवारिक शरण, मूल्यों के शरण के माध्यम से अब बदलती जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं हम आज के भारत के सामने, जब हम विकास भी, विरासत भी का मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि विकसित भारत में हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी साथ में हो और विकास के आयाम भी हम छुए। जी, आज देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी क्या चुनौती है। हम बार बार संवाद की बात करते हैं, लेकिन परिवार में ही संवाद नहीं हो रहा है। इसका कारण ये मोबाइल है। ये सब लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, कोई घर में कोई बातचीत नहीं होती है। बच्चों को भी जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी वो सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे उनका मन बन लेते हैं। और आजकल इतना चीज़ें फैला हुआ है, क्या फैक्ट है, क्या फिक्शन है, क्या किसी का राय है, क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है इसमें। तो एक तरह का जो मेंटल बम्बार्डमेंट जो हो रहा है, जिसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ी पर जो असर पड़ रहा है, उसको लेकर मोहन जी ने आज एक प्रकार से सबको सतर्क किया है। देखिए वैल्यूज कैसे होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो मोहन जी ने कहा, देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीजें बदली है। डिजिटल पेमेंट देख ले लीजिए, कितना हमारा लाइफ। अब कब आप लास्ट बैंक गए थे? अब बैंक जाके तो बहुत साल हुए होंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट भी आपको लोड करना है ऑनलाइन में। इस तरह चीजें हो गई है। ये एक तो टेक्नोलॉजी का सुविधा मिल रहा है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपको घर के अंदर बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। ऐसा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर और यंग पीढ़ियों पर। वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो ये डेंजर को अगर आप ठीक तरह से समझेंगे नहीं और घर में संवाद ना हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो तब ऐसा स्थिति आ जाएगा जहां पर बच्चे अपने राय बन लेते हैं जो बाहर चीजों को देखकर। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, एक प्रकार से ये आक्रमण है। ये आक्रमण, वोकिज्म किसी टर्म्स को भी मोहन भागवत ने प्रयोग किया। लेकिन डॉक्टर शारदा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, ये भी एक संदेश मुख्य रूप से बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने सामने रखा कि हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। अल्पसंख्यकों पर खतरा कट्टरवाद से आता है, कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। उदाहरण के साथ चाहूंगी कि आप हमारी जरूर इस बात को सामने रखें कि हिंदुओं की एकजुटता कैसे हमारे देश को भी मजबूत कर सकती है और इस समरसता को भी आगे बढ़ा सकती है। पहले मैं श्री जी की बात में थोड़ी बात जोड़ूंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा जी। मोहन जी ने बड़ा एक अच्छी बात कही कि 3 जगह से संस्कार मिलते हैं। पहले घर से मिलते हैं, फिर स्कूल से मिलते हैं और बाद में मीडिया से मिलते हैं जी। तो अगर हम घर के संस्कार समय पर दे देंगे और स्कूल के अंदर हम शिक्षण पद्धति के अंदर संस्कार लेकर आएंगे, तो वो इस तरह की कंज्यूमरिस्ट और वेस्टर्नाइज हवा में नहीं बहेगा। और सारी दुनिया के अंदर इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार टूट गए। ये वोकिज्म के कारण समाज टूट गया। और आपने देखा कोविड के अंदर लोग केवल इसलिए मर गए कि उनके पास परिवार नहीं था। वे पश्चिम देशों में, हमारे यहाँ नहीं मरेगा कि हमारे यहाँ आसपास परिवार तो उनको संभालने वाले। अब जहां तक आपने एकता की बात की, कोई एक लीडर आज कह रहा था कि अगर हिंदू कहता है कि एक हो जाओ और मुस्लिम कहता है एक हो जाओ, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है। हिंदुत्व अगर बचता है तो सारे संसार के अंदर एक जो इंक्लूसिवनेस की बात हम करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, हर धर्म पंथ और हर विचार की इज्जत करने की बात करते हैं, वो हिंदुत्व का विचार है। और अगर दुनिया में सारी जो लड़ाइयाँ रोकनी है तो सबको, अगर हम किसी को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानते, लड़ाइयाँ तो उसी के कारण होती हैं। मेरा पंथ तेरे पंथ से ऊपर, केवल मेरा पंथ सच, बाकी सब झूठ। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो या तुम सिनर हो या तुम काफिर हो। ये सारी बातें हिंदू तो नहीं सिखाता। तो अगर दुनिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है तो हिंदू धर्म का उभरना बहुत जरूरी है, हिंदुओं का इकट्ठा आना जरूरी है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि
इसलिए हमको इकट्ठे आना है कि बाकी जो विचार करने वाला है उनको कन्वर्ट करना है। हमको सारी दुनिया में एक ही राष्ट्र लाना, एक ही राज्य लाना है जो केवल एक ही इबादत करता हो। तो ये जो सोच है, इसके विरुद्ध अगर हमारा भारत की सोच है जो सभी को साथ में सहिष्णुता के साथ रखने की बात करता है, तो उससे इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है कि हिंदू समाज बचेगा, हिंदू धर्म बचेगा, तो दुनिया के अंदर सौहार्द बताने वाला एक धर्म तो बचेगा। चाहे वो प्रकृति की बात है, प्रकृति की जिस प्रकार से हम प्रकृति के बारे में एक ममता के साथ एक इज्जत देते हैं, उसको हम पूजा योग्य मानते हैं। पूजा इसलिए नहीं करते, यानी डॉक्टर शारदा कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन संस्कृति है वो सबसे मिलकर आगे, सबसे मेल रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश देती है। आप देखिए, सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है जो साइंस से मेल खाती है। ऐसी कौन सी बात साइंस में जो जिसके विरुद्ध हिंदू धर्म के अंदर विचार है? हमें अपने ग्रंथ पलटने की जरूरत है। जब पलटते हैं तो वो सारी बातें आज जो विज्ञान कहता है हमारे ग्रंथों में है। बिल्कुल डॉक्टर शारदा, माफी चाहती हूँ लेकिन वक्त सिर्फ इतना ही है। एक बात स्पष्ट है कि विभाजनकारी ताकतों से जरूर सावधान किया है मोहन भागवत ने, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनका उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ मिनटों में हम उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनके उद्बोधन के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम सबको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। विजयादशमी का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के पर्व दशहरे पर देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विजयादशमी की देश भर में धूम रही। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं पंचकूला में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। देहरादून में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण दहन का आयोजन किया गया।
इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना दशहरा समारोह में शामिल हुए। वहीं रांची में रावण दहन का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में विजयादशमी के अवसर पर असत्य पर सत्य के जीत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। वहीं जम्मू में विजयादशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में रावण का पुतला जलाया गया। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में भी रावण का 30 फुट ऊंचा पुतला दहन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे का त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न राम होते हैं, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला मैसूर राजमहल से निकला। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूं तो देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा जो मनाया जाता है उसकी अपनी अलग ही छटा होती है, लेकिन इनमें मैसूरू दशहरा बहुत मशहूर है। आपको सीधे ले चलते हैं मैसूरू, जहां अलग अंदाज में मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। तो आप देख रहे थे मैसूरू में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं दशहरे के पर्व पे, उसी की एक झलक। और मैसूरू दशहरे में हमने देखा किस तरीके से दिन में भी हाथियों की सवारी निकाली गई। और मैसूरू दशहरे की बात करें तो यहाँ पर राजवंशी ठाट बाट भी नजर आता है। बहुत भव्य होता है मैसूरू दशहरा। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी मनाया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को एक उत्सव के रूप में शानदार ढंग से मनाया गया। भारत के अलग अलग राज्यों और दुनिया भर से आए बौद्ध अनुयायियों में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला, तो वहीं कई अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी विजयादशमी के दिन ही 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसे में नागपुर की दीक्षा भूमि पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही अपनी भावनाओं को भी जाहिर किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बौद्ध धर्म से जुड़े इन अनुयायियों ने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए, वो जाति से ग्रस्त थे। एक इंसान होकर इंसानों के बीच में दीवारें थी, क्योंकि प्राणी से भी ज्यादा, पशु से भी बेहतर इनका जीवन था। क्यों कुत्ते, बिल्ली, सुअर और भैंसे भी पानी में बैठ सकते, उसमें छू नहीं सकते थे। ये स्थिति थी। कपड़े पहनने का या कुछ कार्य करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने जब रेजिमेंट बनाया, महारेजिमेंट, उनके फादर सूबेदार बने और उनके बाद में उन्होंने पढ़ने का अधिकार मिला। और वो सयाजीराव गायकवाड़ जी वगैरह थे, साहू महाराज जी, उन्होंने वजीफा देकर बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, यानी LLB 12 तक, MA बहुत सारी उन्होंने। इकोनॉमिक्स से आपको रुपीज़
प्रॉब्लम ऑफ रुपीज ये भी उन्होंने दिया, रिजर्व बैंक उन्होंने दिया। तो ये सब बातें बाबा साहब ने की। यहाँ RBM के 5000 सदस्य आ रहे हैं दीक्षा भूमि में यहाँ देखने के लिए और दीक्षा लेने के लिए। फंडामेंटल राइट्स हैं, बाबा साहब के ही देन है, अदरवाइज तो कहीं पे था भी नहीं। हम अनटचेबल ये वो सब, इनको किसी को कुछ कोई राइट ही नहीं था। तो इक्वलिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है तभी बराबर उठ पाए हैं छोटे छोटे आदमी। खास दिन का मैं तो बहुत दिनों से बड़ी इच्छा थी आने की, बस हो गया, मेरा पेट टूटा है। जब भी मैं रुका नहीं, घर वालों ने मना किया, मैं तो जाऊंगा। मैं आया, उनकी देख देख के मैं तो अब कहने के लिए क्या रखा है, मैं उनकी बखान तो कर नहीं सकता, वो तो महान है। बस उन्होंने तीन ही बातें सिखाई कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो आप आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। मुझे यहाँ आने पर इतना गौरव महसूस हो रहा है, शायद किसी को महसूस न हुआ होगा। और मैं ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आया हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। मिशन को जो अधूरा मिशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कोई प्रयास में है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। हमने अच्छे बाबा साहब के पथ पर चलना है। हमें महिलाओं के लिए खासकर ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, खड़े हैं, उन्हीं की देन है। बाबा साहब की पावन धरती पर हम बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही हमारे लोगों के साथ उमंग बनी रहे और हम इस पावन धरती पर हमेशा आते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। हर साल आता हूँ क्योंकि मेरा दलित समाज एक यहाँ हमारे बाबा ने उसके बेटे को खोके उन्होंने हमारे को इतना अन्नदान दिया, हमारे को इतना स्वेच्छा दिया, हमारे बहनों को इतना ये दिया, बोल के हमारे को ये आंसू बहकाती है। मगर उसको हम बाबा को कोटि कोटि हमारा प्रणाम कभी भी रहेगा और भी रहेगा, मरे तक भी रहेगा। बाबा साहब शिक्षा के लिए जो उन्होंने बोला है, तो हम शिक्षा को लाने के बाद ही, उनके अमल करने के बाद ही हम अपने जॉब भी करते हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। दीक्षा भूमि पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते बौद्ध अनुयायी। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ढाका में तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटनाओं की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने का एक पैटर्न देखा जा रहा है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को खासकर इस शुभ त्योहार के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खड़गे के विवादित बयान की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग ही दूसरों को उपदेश देते हैं। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। और भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष के दिए गए विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं खड़ा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से विभाजनकारी राजनीति की बजाय सकारात्मक राजनीति करने की भी बात कही। खड़गे जी का जो बयान है वो दर्शाता है कि जमीन पे ना दलित, ना किसान, ना महिलाएं, ना पहलवान, भारत का कोई नागरिक कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है। अगर किसी ने संविधान को तहस-नहस किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी। किसी ने अगर दलितों का अपमान किया था हरियाणा में तो जब हुड्डा जी की सरकार थी तब दलितों का अपमान हुआ था। मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूँ कि जितनी वो एनर्जी विभाजनकारी राजनीति में लगाते हैं, राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल राजनीति में लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव राजनीति में लगाते तो कुछ जनता उनको सपोर्ट कर पाती। आज जनता के सामने दो मॉडल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का मॉडल और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विभाजनकारी मॉडल। हरियाणा में अगले सप्ताह होना है नई सरकार का गठन। कब, कहां, क्या, कैसे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। 17 अक्टूबर ये वो तारीख है जब हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा।
सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा ने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं। वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर कर्नाटक से, जहां की कैबिनेट ने 2 दिन पहले 60 मामले वापस लेने का फैसला किया, जिसमें 2022 में हुई हुबली हिंसा का मामला भी शामिल है। इसमें एआईएमआईएम नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ मामले शामिल हैं, जिन पर भीड़ को उकसाने का, पुलिस पर हमला करने का और दंगा करने के आरोप हैं। इनके खिलाफ मामला वापस लेने पर भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमलावर है। कर्नाटक में राज्य सरकार के एक फैसले से सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को एक बैठक के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट ने 60 मामले वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें 2022 हुबली हिंसा मामला और पूर्व भाजपा विधायक एमपी रेणुकाचार्य के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाला मामला भी शामिल है। इन मामलों में एआईएमआईएम नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ मामले शामिल हैं, जिन पर भीड़ को उकसाने का, पुलिस पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ का आरोप था। कैबिनेट के इस फैसले के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए प्रदेश की जनता को क्या संदेश दे रही है। By releasing these anti-national forces, she is expecting discussion, huge protest to erupt in the Karnataka. So, which will divert the attention from his Moda case and the Valmiki case. That is the game plan of Mr. Siddaramaiah. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस फैसले को कांग्रेस की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया है। Congress party here in Karnataka, it has reached the height of appeasement. They have withdrawn the case. It is height of appeasement, and they are supporting Islamic fundamentalist elements. I strongly condemn this. उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार के पास कुछ मामले वापस लेने की शक्तियां हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट की उप समिति है, जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले में नजर डालें तो मामले की शुरुआत 16 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से हुई। पुलिस आरोपी को थाने ले गई, परंतु नाराज अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 लोगों ने थाना घेर कर आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन पुलिस इस पर सहमत नहीं हुई। इसके बाद भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद कई सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। गुस्साए दंगाइयों ने हिंदू मंदिरों और घरों पर पथराव किया। दंगे में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद 4000 पेज की चार्जशीट तैयार की गई।
इस मामले में लगभग 1 साल पहले उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 2022 के हुबली दंगा मामले को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले पर बेहद आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और भाजपा आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के लिए राज्य सरकार कानून व्यवस्था को दांव पर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में आगे आपको बताएंगे कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला है चेंज मेकर। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को चेंज मेकर यानी परिवर्तन का वाहक बताया है। साथ ही कहा है कि मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया कि 1 दशक पहले जब वे लंदन में PM मोदी से मिले तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलीश्ड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है और उस अध्याय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश नीति के जानकार फरीद ज़कारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग भारत के लिए बड़ा मौका है। भारत को शांति दूत बनकर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। ज़कारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए ज़कारिया ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करना PM मोदी के लिए एक वैश्विक राजनेता बनने का शानदार मौका है। उन्होंने माना कि भारत पारंपरिक रूप से विदेश नीति के मामलों में तटस्थ रहता है, लेकिन अगर भारत चाहे तो वो एक बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।
जकारिया के अनुसार ऐसा कदम न केवल वैश्विक कूटनीति के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी ऊंचा उठाएगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो अक्सर मुश्किलों और आलोचनाओं से भरी होती है। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए देश से जुड़ी ये खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हरियाणा के कैथल में एक कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 महिलाओं और 4 लड़कियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी लोग दशहरा मेले में जा रहे थे। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी की दीवार ढह जाने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार वालों को 4 लाख जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने भी शनिवार को घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति की ये यात्रा अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। आरजीकर मामले को लेकर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों को एम्स नई दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की ओर से समर्थन मिला है। देश के 2 सबसे बड़े अस्पतालों के आरडीए ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि भूख हड़ताल पर बैठे किसी भी डॉक्टर को कोई नुकसान पहुंचा तो देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष कर का संग्रह किया है। इस संग्रह में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉर्पोरेट कर शामिल है।